जी, आज हम लोग वजाहत मसूद साहब के पास आए हैं कि कुछ डिस्कशंस हमारी इनके साथ पेंडिंग थी एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये 4 साल पहले की इनसे एक बहस थी जो इन्होंने कहा था कि जब कभी फ़ारिग वक़्त मिलेगा तो आपकी इन सवालात के जवाबात हम देंगे। तो खुशकिस्मती से आज वो वक़्त मिल गया सर से हमें। तो सर हमें जो है वो आज जिस मौज़ू पे कुछ बातें करेंगे या हमें अपनी राय देंगे, वो है पॉलिटिकल एवोल्यूशन ऑफ पाकिस्तान सिंस 1971 ऑनवर्ड्स। 1971 ऑनवर्ड। सर 1971 का मतलब ये है कि उस बरस जो है दिसंबर में हमारा मुल्क जो है वो दो टुकड़े हुआ, और जो मशरक़ी पाकिस्तान सब हमसे जाता रहा, और जो वेस्ट पाकिस्तान था उसको पाकिस्तान करार दिया गया, जैसे भुट्टो साहब ने नया पाकिस्तान कहा था। और एक असम्बली इलेक्ट हो चुकी थी, 300 मेंबर्स की असम्बली थी, उसमें 139 मेंबर्स बाकी बचे क्योंकि 160 तो चले गए थे। तो वह दो लोग जो बाकी बचे थे इस पाकिस्तान के हिस्से से हमारी असम्बली में, वो नूरुल अमीन और राजात्री देव राय थे। तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने मुल्क के वज़ीर सदर टू बिगिन विद, और मार्शल लॉ था जिसको सिविल मार्शल लॉ का ताना दिया जाता। बात ये कि आइन ही नहीं था तो हुकूमत किस कानून के तहत संभाली जाती। उसके बाद टाइम था, दो तीन काम बहुत अहम करने के थे। हमारे मुल्क का 6000 किलोमीटर का रकबा इंडिया के कब्ज़े में था, हमारे 93,000 प्रिजनर्स उनके पास थे, और हमारा मुल्क सरजमीन बेआइन था। ये तीनों मरहले जो थे ये जमहूरी कुफ्तों ने 13 बरस के बाद मार्शल लॉ से, फ़ौजी हुकूमतों से इक़्तिदार वापस मिलने के बाद 1973 के अगस्त तक मुकम्मल कर लिए। हमारे प्रिजनर्स वापस आए, इंक्लूडिंग दोज 95 जिन पे भारत और बांग्लादेश फ़ौजी जुराइम का मुकदमा चलाना चाह रहे थे। हमारा सारा इलाका हमें वापस मिला। शिमला मुआहिदा हुआ जिसमें दोनों मुल्कों ने इस बात का इकरार किया कि ये बाइलैटरल जो हमारे कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उन्हें हम बाइलैटरली तय करेंगे। ये बहुत सर अहम बात शिमला थी। एग्रीमेंट में कौन कौन लोग थे? पाकिस्तान की तरफ से जो लोग थे उनके तो मैं बता देता हूँ। मुस्तफ़ा जतोई साहब थे, अजीज़ अहमद साहब थे, जुल्फ़िकार अली भुट्टो तो ज़ाहिर है कि वो हेड कर रहे थे पूरी डेलीगेशन को, मिराज खालिद थे। हिंदुस्तान की तरफ से इंदिरा गांधी थी, सोनल सिंह थे जो उनके वज़ीर ख़ारजा थे। उनका पल्ला भारी था क्योंकि कैदी उनके पास थे, ज़मीन उनके पास थी, और फ़ौजी शिकस्त हमें हुई थी। लेकिन जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने अगस्त 72 में शिमला में बहुत, जिसे कहना चाहिए कि सलीके से, बहुत सियासी फरासत से काम लेके एक हारी हुई लड़ाई से जो कुछ वो हासिल कर सकते थे वो हासिल किया। बाद में इंदिरा पे बहुत तनकीद भी हुई इस बात पे कि जब पाकिस्तान जो है वो इतनी डिसएडवांटेज में था तो आपने पूरी तरह से बाजू क्यों नहीं मरोड़ा। उसके असबाब और हैं, ज़ाहिर हम उस पर बात नहीं करते। लेकिन जो बहुत अहम कारनामा हुआ वो था कि बावजूद तमाम ऊंच नीच के अगस्त 1973 में हमारा एक मुस्तकिल दस्तूर जो था वो तय पा गया। पहली दफ़े पाकिस्तान में बाई कैमरल, दो ऐवानी पार्लिमानी स्ट्रक्चर जो हमारी फेडरेशन की नुमाइंदगी करता था, और जिसमें दाएं और बाएं बाजू दोनों में एक मुतफिका समझौता किया गया था। भुट्टो साहब की हुकूमत जो है वो, उसने, उसका एक बहुत बड़ा कारनामा ये था कि उन्होंने पाकिस्तान के लोगों का, बाकी जो बचा खुचा पाकिस्तान था उस पर एतमाद बहाल कर दिया। कुछ ऐसी बातें भी हैं जिन्हें हम इसलिए नहीं बयान करते कि वो कोई यानी वो निसाबी बातें नहीं हैं, वो मुवर्रख तारीख़दान के डिबेट्स हैं, उन्हें हम नहीं बात करते उन पर। उसके बाद ये हुआ कि जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो का तर्ज़ हुकूमत था वो, अगर हम उसको बहुत नरम लफ्ज़ों में भी कहें तो ऑटोक्रेटिक था। उसमें जमहूरी जो अकोमोडेशन होती है मुखालफिन की वो कम थी। उसका सबसे बड़ा सबूत तो पहले बलूचिस्तान में हुकूमत तोड़ी गई और फिर KPK जो उस वक्त में NWFP कहलाता था, वहाँ मौलाना मुफ्ती महमूद वज़ीर आला थे, तो उन्होंने रिज़ाइन कर दिया तो दो हुकूमतें टूट गई। तो वो बहुत बड़ा धचका था। उसके बाद जो है वो हमारे मुल्क में जो है वो हयात मोहम्मद शेरपाव की असैसिनेशन हुई, नैब पे पाबंदी लगाई गई, हैदराबाद ट्राइब्यूनल शुरू हुआ ये, और फरवरी 73 से जो है वो इंसर्जेंसी शुरू हो गई थी बलूचिस्तान में।
तो और मीडिया के साथ जो वादे जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने एक जमहूरी रहनुमा के तौर पे किए थे, सबसे बड़ा वादा तो था कि नेशनल प्रेस ट्रस्ट को तोड़ दिया जाएगा, जो कि इंस्ट्रूमेंट था सरकार की तरफ से मीडिया को मैनिपुलेट करने का, वो नहीं पूरा हुआ और बहुत से सहाफ़ियों को जेल जाना पड़ा, सियासी कैदी मौजूद थे और जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने आइन मंजूर होने के एक ही दिन बाद जो हमारे बुनियादी हुकूक थे वो मुअत्तल कर दिए। ये बड़ी खौफनाक बात थी कि 14 अगस्त 1973 को दस्तूर मंजूर होता है और जिन हकूक़ की गारंटी जिनके लिए कौम ने जो है वो उस वक्त तक 28 बरस इंतज़ार किया था, तो आप उन हकूक़ को मनसूख मुलतवी करके मुअत्तल करके आप जो है वो एमरजेंसी नाफिज कर देते और ये एमरजेंसी 1986 तक चली। इसे मोहम्मद खान जिनेजो ने हटाया। सर उसकी क्या वजह बनी कि एकदम भुट्टो साहब ने एक दिन बाद ही आइन मुअत्तल कर बुनियादी जो फंडामेंटल राइट्स थे उनको मुअत्तल कर दिया? भुट्टो साहब बहुत विजनरी, बहुत बड़े तारीखदान, बहुत अच्छे सियासतदान और सियासी जो हरकियात होती हैं उनके बहुत शनावर थे। He knew. He was a seasoned politician, statesman. Yes, he was. He was as close to a statesman as we could ever have. But having said this, उनकी जो ज़हनी तरबियत है वो ऐसे माहौल में नहीं हुई थी जहाँ मुखालफ आवाज़ को अकामोडेट करके चला जाता है, तो उस वजह से उनसे कुछ कोताहियाँ हुई। पीपल्स पार्टी का जो दर्जा हरारत है, क्योंकि नौजवान पार्टी थी उस वक्त, एक इसका इनकलाबी होने का और सोशलिस्ट होने का, रेडिकल होने का एक मोहर भी थी इस पे, तो कुछ बातें ऐसी हुई जो अगर ना होती तो मुल्क के लिए, मुल्क की तारीख में बहुत बेहतर हो जाती। भुट्टो साहब ने 1976 में दिसंबर में असम्बलियाँ तोड़ के मुकर्ररा वक्त से एक बरस पहले इंतखाबात का ऐलान किया। अब हमें ये मालूम है कि ही वॉज मिसगाइडेड बाय सर्टन स्टेट एजेंसीज। रियासती जो इदारे होते हैं उन्होंने रिपोर्ट्स उन्हें दी कि इस वक्त जो है वो अपोजिशन मुकम्मल तौर पे वो बिखरी हुई है और भुट्टो साहब की मकबूलियत में तो कोई शुबा नहीं था, लेकिन अपोजिशन इतनी भी बिखरी हुई नहीं थी जितनी भुट्टो साहब ने अस्यूम किया। कुछ नाम लिए जा सकते हैं, कुछ नहीं लिए जा सकते, हम नाम लेते ही नहीं, ये रिपोर्ट्स किन्होंने दी थी। लेकिन जैसे ही भुट्टो साहब ने असम्बलियाँ तोड़ी, ये जनवरी का पहला हफ्ता था, गालबन 6 या 7 तारीख थी, तो साथ ही जो है वो PNA, पाकिस्तान नेशनल अलायंस, कौमी इत्तेहाद के नाम से जो है वो अपोजिशन पार्टियों का इत्तेहाद सामने आ गया। उसके बावजूद वो इत्तेहाद तमाम इत्तेहादों की तरह मुख्तलिफ सियासी जमातों का एक कॉन्ग्लोमरेशन था और ये भुट्टो साहब की यूनिफाइड जो लीडरशिप थी उसे चैलेंज करने की उस तरह से हैसियत नहीं रखता था। लेकिन भुट्टो साहब और उनके जो रफ़ाका थे उन्होंने अपने रद्द-ए-अमल से PNA को कंसोलिडेट कर दिया, उसे वो अहमियत दे दी जो नहीं देनी चाहिए थी। तो ये किस्सा हुआ। इसमें फिर इलेक्शन हुए, 35 सीटें और 155 सीटों का मामला हो गया और अब हमें मालूम है कि कोई विंग्स में बैठ के इंतज़ार कर रहा था कि ये मामला यहाँ तक आएँ। उन्होंने जो है वो 5 जुलाई को इक़्तिदार पर कब्ज़ा किया और हम 11 बरस के लिए एक बहुत तवील इंटररेगनम में चले गए। सर मैं वापस एक दफ़ा भुट्टो साहब के ऊपर 2 बातें पूछ के फिर हम आगे चलेंगे। भुट्टो साहब की नेशनलिज्म की पॉलिसी को आप कैसे देखते हैं? वो ज़माना नेशनलिज्म का ज़माना था। पूरी दुनिया में जमाल अब्दुल नासिर से लेके क़ज़ाफ़ी तक, लुमुम्बा से लेके जो है वो सल्वाडोर अलांजे तक, नेशनलिज्म वाज द ऑर्डर ऑफ द डे। सोशलिज्म का भी यही मामला था। मैं दोनों बातों को बहुत ज़्यादा संजीदगी से नहीं लेता। जिस दुनिया में हम रह रहे थे वहाँ इक़्तिसादी ताउन, जिसमें आपको नेशनलिज्म को उसकी शनाख्त की हद तक रखना होता है। बिल्कुल ठीक है ना। इसी तरह से सोशलिज्म जो है वो जहाँ था वहाँ भी क्रम्बल कर रहा था। फ्रॉम 1970 ऑनवर्ड वो सोवियत यूनियन जिसकी इकॉनमी और जिसकी जो स्टेप बाय स्टेप अमेरिकन के साथ जो है
वो compete कर रहा था, वो नीचे जा रहा था। जापान उस वक्त नंबर 2 पे आ गया था मुकाबले में। अब तो खैर जापान बहुत पीछे है, फिर जर्मनी आया, फिर दूसरे बहुत से मुल्क आए। अब तो ज़ाहिर है कि चीन और इंडिया, अब तो सूरत हाल ही बदल चुकी है ना। दुनिया भर की जो मईशत है वो 1970 तक एक और गियर में थी, और 1970 आनवर्ड जो दुनिया की मईशत है उसने बिल्कुल एक और रुख अख्तियार किया है। उसको हम 1970 से पहले वाली जो मुआशी नैरेटिव है उसके ज़रिए अगर समझना चाहेंगे तो हम दुरुस्त नहीं कर रहे होंगे। बहुत छोटे छोटे मुल्क हैं जो इक्तिसादी पॉलिसीज़ के तरीके नतीजे में, बेहतर पॉलिसीज़ के नतीजे में आगे आए हैं। बहुत मज़े की बात है, दिलचस्प बात है कि चाइना में 1978 में 1% आबादी अबव पावर्टी लाइन थी, और 99% आबादी जो थी वो बिलो पावर्टी लाइन थी। बाय 2014 यानी आप 22 बरस वो लगा लीजिए, 14 ये लगा लीजिए, 36 बरस के अंदर अब चाइना ने, अब तो खैर ऐलान कर दिया ना ऑफिशियली कि हमने पावर्टी को इरेडिकेट कर दिया है। अगर आप को याद हो कि 1974 में मोहतरमा इंदिरा गांधी ने ये नारा लगाया था, गरीबी हटाओ। बिल्कुल ऐसे तो हटा के दिखा दी चाइना वालों ने। ऑफिशियली अब भी जो फिगर्स हैं वो ये हैं कि 99% अबव पावर्टी लाइन है। ये और बात है कि हर मुल्क जो है वो पावर्टी की डेफिनेशन अपनी करता है, ज़ाहिर रियासतें करती हैं, वो उसमें कोई बहस का महल नहीं है। लेकिन ये बात क्लियर है कि चाइना वालों ने अपने मुल्क के लोगों की म्यार ज़िंदगी की इक्वेशन, मसावात जो थी वो बिल्कुल उलट कर दी। उसको पैरों के बल खड़ा कर दिया, जो सर के बल खड़ी थी, या सर के बल खड़ी थी तो पैरों के बल खड़ा कर दिया, उल्टा कर दिया। जीडीपी का वॉल्यूम उनका सबसे बढ़ गया, और यही मामला जो है वो इंडिया के साथ हुए हैं। तो ये बिल्कुल और तरह की दुनिया। जो आप पाकिस्तान के बारे में बात कर रहे हैं उसमें हमारे साथ जो 2-3 अलमिये हो गए, जो ज़ियाउल हक साहब के 11 बरस, उसकी हम लेजिटिमेसी पे इसलिए बहस नहीं करते कि वो फिर बहस फैल जाएगी। ठीक सर। कोई पाकिस्तान का सेन, पाकिस्तान का समझदार ज़हन जो है वो आइन के तातुल और जमहूरी अमल को खिड़की से बाहर फेंकने की हमायत नहीं कर सकता। तो वो तो क्लियर है, वन। लेकिन उस बीच में जो पॉलिसी के इश्यूज बने, वन, हम अफ़गानिस्तान की जंग में मुलविस हो गए। ये हमारे लिए बहुत बड़ा किस्सा था। वक्ती तौर पे हमें उस पर बड़े फ़ायदे मिले। हमें अमेरिकी और सऊदी और दुनिया भर से जो है वो बहुत सारी सपोर्ट मिली। 104 मुल्क हमारी पेश की हुई हर करारदाद की हमायत अक़वाम मुत्तहिदा में किया करते थे। ज़ाहिर है वो पाकिस्तान की हमायत थोड़ी करते थे, वो अमेरिकी ब्लॉक की हमायत करते थे। ठीक से। तो ये इसके रेपरकशंस, इसके कॉन्सिक्वेंस, इसके अवाकिब आए। 1, 2, हमने उस अफ़गान जिहाद को सपोर्ट करने के लिए पाकिस्तान के अंदर मजहबी इंतहा पसंदी को एक पॉलिसी के तौर पे अपना लिया। उसमें फ़िरकावारियत भी आई, उसमें एथनिसिटी भी आई, और उसमें जो पाकिस्तान की जेन्युइन डेमोक्रेटिक आवाज़ें थीं, आपको मुझे मालूम नहीं है आसिफ भाई कि अभी याद है कि नहीं, ये लफ्ज़ जो थे ना, तखरीबकार, शरपसंद, सर, दड़ियल, धाड़ियल, डाकू, ये जमहूरी कारकुनों के लिए इस्तेमाल किए गए। बिल्कुल इसी तरह से जैसे आज लिबरल कहा जाता है या 5th जनरेशन वारफेयर वगैरह कहा जाता है। उसमें एक बहुत बड़ा जो हमारे साथ तकलीफ दे हादसा हुआ, हमारे मुल्क का सबसे तरक्की याफ्ता, सबसे महज़ब, सबसे बड़ा मुआशी हब जो है वो कराची था, और कराची को हमने लिसानी तकसीम में डाल दिया। जिस शनाख्त पे नेगोशिएशन ना हो सकती हो वो फ़र्का फैलाया करती है। ठीक सर। वो अकीदा हो या वो ज़बान हो, ना आप अपनी मादरी ज़बान बदल सकते हैं, ना आप अपना अकीदा बदल सकते हैं, ना मैं। तो जो सियासत इस बुनियाद पे होगी वो हमें नागुज़ीर तौर पे तकसीम करती है, वो हमारे बीच में वो दीवार खड़ी करती है। वी डिड अ ग्रेट डैमेज टू दिस कंट्री कि अभी 17,000 की फिगर या 60 से 70 के दरमियान, तो हम कहते हैं ना कि भाई मजहबी दहशत गर्दी में
पाकिस्तान के इतने लोग जो थे, इंक्लूडिंग सिविलियंस एज वेल एज अवर ब्रेव सोल्जर्स, मारे गए, शहीद हुए। ठीक है, वो हम 50 से 60 हज़ार उनका जिक्र नहीं करते जिन्हें हमने कराची में मारा। मेरे जुमले की ग्रामर पे गौर कीजिए, मैंने ये नहीं कहा जो मारे गए, मैंने कहा जिन्हें हमने मारा, बिकॉज इट वॉज द डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ द पॉलिसी। हमने अपने मुल्क के इक्तिसादी शहर पे हमला किया। हमने एक महज़ब शहर को गुंडों, लफंगों, ऑर्गेनाइज क्रिमिनल्स के सुपुर्द कर दिया। आज बहुत से लोग जो है वो हमसे कहते हैं कि अगस्त 2016 के बाद, आप जैसा कि आप जानते हैं कि अल्ताफ़ हुसैन के साथ क्या हुआ, मुझे नहीं मालूम, मैं उस पर राय नहीं देना चाहता। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि अप्रैल 1984 से अगस्त 2016 तक अल्ताफ़ हुसैन का जो फिनोमिनन था, जो MQM का फिनोमिनन था, क्या ये पाकिस्तान के लोगों के साथ खिलवाड़ नहीं थी? जो मजहबी दहशतगर्दी यहाँ पे फ़िरका वाराना जमातों की सूरत में लाई गई, जो कि हैंड इन हैंड चली है तालिबान के साथ। बिल्कुल ठीक सर, क्योंकि वन वाज इनएविटेबल फॉर द अदर। ठीक है, ये हमारी इक़्तिसादियात के लिए, हमारे सियासी मकालमे के लिए ये वो चीज़ थी जिसने पाकिस्तान को, हम मिड लेवल डेवलपिंग कंट्रीज़ की ब्रैकेट में आते थे, हम उससे निकल के पसमानदा मुल्कों की ब्रैकेट में चले गए। हमारे इंसानी तरक्की के अशारिये गिर गए। हमारी इक्तिसादी बुनियादें, हमारी पैदावारी बुनियाद जो 60s और 70s में, 60s तक तो खैर बिल्कुल ही वाज़ेह तौर पे दुनिया में मिसाल के तौर पे पेश किया जाता था पाकिस्तान को, अराइजिंग इकॉनमी। ये और बात है कि ज़ाहिर है कि उसके पीछे कैपिटलिस्ट वर्ल्ड का जो है वो बहुत बड़ी सपोर्ट, अनकंडीशनल सपोर्ट मौजूद थी। वो सपोर्ट किधर गई? कहीं ना कहीं तो उस पर गौर होना चाहिए। 71 से आनवर्ड जो आपने कहा है, मैं अर्ज़ किए देता हूँ कि बुनियादी तौर पे एक जुमले में वो पाकिस्तान में जमहूरी तजुर्बे की नाकामी, और हमने पाकिस्तान को इक्तिसादी से हट के, इक्तिसादी हदफ होते हैं ना, जो जेन्युइन हदफ होते हैं। किसी भी रियासत का सबसे पहला काम अपने मुल्क के लोगों का मियार ज़िंदगी बेहतर करना, उन्हें तालीम, इलाज मुआवजा, रोज़गार, मुआशी मौक़े देना है। ये हदफ है ना, वहाँ पे हम फेल हुए हैं। सर इसमें सुना है एक कोई 8th अमेंडमेंट भी हुई थी शायद। 8th अमेंडमेंट 1985 में हुई थी। जब 73 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन मंजूर हुआ तो पार्लिमानी था। पार्लिमानी निज़ाम में जो मुल्क का चीफ एग्जीक्यूटिव है वो कौमी असम्बली की अक्सरियत की राय से मुंतखब होता है। उसके पास ये अख्तियारात होते हैं। चूँकि हम 13 बरस अयूब और याह्या के मार्शल लॉ से गुजरे थे, उससे पहले 56 से पहले हमारे पास आईन ही नहीं था। तो हमने कभी पाकिस्तान का एक एवरेज जो ग्रेजुएट तालिब इल्म है ना, यूनिवर्सिटी से पढ़ के निकला हुआ, वो ये जानता नहीं है कि क्या हम यूनिटेरियन स्टेट हैं या फेडरेशन है। फेडरेशन के अपने तकाजे होते हैं। अगर आपको मेरी बात पे शक है तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी के तालिब इल्मों से जाके एट रैंडम 10 बच्चों से पूछ लीजिए। बिल्कुल ठीक सर। तो 1985 में वो जो एक कुलबला रही थी बात कि ये जो अख्तियारात की डेवोल्यूशन है, हालांकि हुई नहीं थी उस वक्त तक, डेवोल्यूशन जाके हुई है 37 बरस बाद 73 के और 2010 में 18वीं आईनी तरमीम में। लेकिन अख्तियारात का मंबा वज़ीर आज़म की ज़ात होगी या सदर की? अब ये क्यों सदर में, वज़ीर आज़म से लेकर सदर को देना क्यों मकसूद था, ये मैं आपकी जहानत पे छोड़ देता हूँ। क्योंकि 1985 में ज़ियाउल हक साहब हुकूमत में थे। सिर्फ 8वीं आईनी तरमीम नहीं, उसमें करीब एक बहुत खूबसूरत किताब है मार्शल का तावान, वो 8वीं आईनी तरमीम कोलन मार्शल का तावान, एक शिक को लेकर बताया गया है कि कौन सी चीज़ें तब्दील हुई हैं। और फिर उसके बाद जब हमने एक ही बुनियादी आईनी तरमीम की अगले 15 बरस में, और वो थी जिसमें हमने 58(2)B सदर का कौमी असम्बली को तहलील कर देने का अख्तियार, वो हमने वापस ले लिया। पाकिस्तान के लोगों ने टूटी फूटी
हाथापाई हो रही है, दस्तों गिरबान हो रहे हैं बेनज़ीर और नवाज शरीफ, हर तरह की गलतियाँ तमाम सियासी कुफ्तों से हुई हैं, लेकिन वो जो अख्तियार वापस लिया था असम्बली तोड़ने का, वो बहुत चुका। तो हमने नवंबर 2003 में 17वीं आईनी तरमीम की, जिसमें अगेन हमने दस्तूर का जो तशख़्ख़ुस है उसको सदारती कर दिया। अभी आपने 8वीं तरमीम कही थी ना, 8वीं तरमीम ही का तसलसल 17th अमेंडमेंट, जिसे हमने बिल आखिर अप्रैल 2010 में 18वीं आईनी तरमीम के ज़रिए तब्दील किया, बहाल किया, रेस्टोर किया पाकिस्तान के दस्तूर की पार्लिमानी तशख़्ख़ुस को, कैरेक्टर को। और ज़ाहिर है कि ये बात आज तक बहुत से हलकों को कबूल नहीं हुई। ये जो मैं किसी भी शरीफ आदमी का नाम लेना, चूँकि हमारी एकेडमिक बात हो रही है तो कोई शख्सी बात नहीं है, लेकिन ये जो आप हर तीसरे दिन उर्दू अंग्रेज़ी अखबारात में सदारती निज़ाम के हक़ में तहरीरें पढ़ते हैं, तो बुनियादी बात वही है कि वो 18वीं आईनी तरमीम में जो सूबों को उनके जायज़ हकूक़ दिए गए हैं वो हज़म नहीं हो रहे। हालांकि वो पाकिस्तान की फ़ेडरेशन के लिए, अगर पाकिस्तान वाकई अगर एक फ़ेडरेशन है, और हमें सीखना चाहिए इस तजुर्बे से कि हम फेडरेशन हैं, अगर हम फेडरेशन नहीं होते तो बांग्लादेश हमसे अलग नहीं होता है ना। तो इसलिए वो ये ज़रूरी बातें हैं, ये ऐसी बातें नहीं हैं जो सिर्फ वकीलों के काम की हैं या कुछ लॉ मेकर्स की डिबेट करने की बातें हैं। मैं कहा करता हूँ कि जो कुछ मुल्क के आइन में लिखा है और जो मुल्क के किताब कानून में लिखा है, वो मेरी और आपकी दस्तरखान पे रखी चावलों की प्लेट तक पहुँचता है। पॉलिटिक्स हैज़ अ फार रीचिंग इम्पैक्ट। ये मेरे और आपके रोज़गार पे असरअंदाज होता है, ये मेरे और आपकी डिग्निटी पे असरअंदाज होता है, हमारे शख्सी एहतराम पे, हमारे माँ बाप के तहफ़्फ़ुज़ पे, उनके एहतराम पे, हमारे बच्चों की खुशियों पे, हमारे नौजवानों के इम्कानात पे ये असरअंदाज होती हैं ये चीज़ें। ये हुआ है। we have made mistakes, but having said this, मैं पाकिस्तान के मुस्तकबिल से मायूस नहीं हूँ। मैं समझता हूँ कि ये एक वाइब्रेंट पॉलिटिकल कम्युनिटी है पाकिस्तान, ये एक जानदार कम्युनिटी है। I have believed in its in the genius of its people, in the competence of its bureaucracy, in the ultimate conscientious crux of its judiciary, and I have belief in the parliamentary tradition of this country. I believe that we have a nation which will rise, which will compete, and which will gain its rightful place in the Committee of Nations. We are 230 million people. हमें कोई फ़र्द वाहिद जो है वो सब्जुगेट नहीं कर सकता। हमें अपने वक्त की सबसे ताकतवर इंपीरियल फोर्स ब्रिटेन हमें सब्जुगेट नहीं कर सका। ये बेचारे तो सामने के लोग हैं। I'm sorry if I've been wrong, if I've been harsh, I'm sorry for that. सर 88 से 99 तक का जो इरा था उसमें एक बिल्कुल धींगा मुश्ती चलती रही दोनों सियासी जमातों के दौरान। तो आप समझते हैं कि उसके बाद 2007 में फिर एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी आता है। 2006 में 14 मई था, 2006 था चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी। वो जो 88 से 99 तक का किस्सा है उसकी बुनियाद तो ज़ियाउल हक मरहूम अपनी ज़िंदगी ही में रख गए थे। उन्होंने जुनेजो साहब की हुकूमत को मुखातिब करके कहा था कि ये ट्रांसफ़र ऑफ पावर नहीं है, ये शेयरिंग ऑफ पावर है। शराकते इक़्तिदार कहा था। तो मेरे भाई जमहूरियत में शराकते इक़्तिदार नहीं होती। With whom the sovereign people of Pakistan share their sovereignty, their right to rule this country, their right to make decisions concerning the resources, the policies of this country. With whom do we share? I'm sorry for this strong statement,
बट वो जो 88 से 99 तक जो खेल खेला गया, जिसको मैं लॉस्ट डेकेड कहता हूँ, अशराए ज़ियां कहता हूँ, नुकसान हो गया हमारा। वो 10 बरस हमारे वेस्ट हो गए। उस 10 बरस में जो 18 साल के थे वो 28 को पहुँच गए। जो बच्चा स्कूल में दाखिल हुआ था वो कॉलेज में पहुँच गया। हमने उनको एक बहुत ही बुरी मिसाल दी। उसमें हमारी सियासी क़यादत से बेतहाशा गलतियाँ हुई और अक्रॉस द बोर्ड हुई, सबसे हुई। वो जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की तरफ आप इशारा फरमा रहे हैं ना, जो 14 मई 2006 को हुआ लंदन में, वो दरअसल उन गलतियों को समझ के उनसे आगे बढ़ने का ऐलान, रेक्टिफाई करने का, उनको रेक्टिफाई करने का ऐलान था। उसी के नतीजे में 18वीं आईनी तरमीम भी हुई। मैं समझता हूँ कि अभी तक इस सेंस ऑफ डेमोक्रेटिक जो रिकन्सिलिएशन है, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की जो आखिरी किताब है, अगर आपको याद हो सर, तो उसका तो ज़ाहिर टाइटल ही ये था, बिल्कुल ठीक सर, कॉन्फ्लिक्ट एंड रिकन्सिलिएशन। ऐसे ही था, ऐसे ही था सर। ये रिकन्सिलिएशन जो है, ये माजी की गलतियों को समझ के उनसे आगे बढ़ने का नाम है। ये मुल्क जो है, ये कभी वक्त था जब भुट्टो साहब अपने बाजू के कफ चढ़ा लेते थे और कहते थे कि मैं दमादम कर दूंगा। कभी वक्त था जब मियां नवाज शरीफ साहब कहा करते थे कि मैं तो पैदाइश ही कॉन्फ्रंटेशन की हूँ। ये जुमले थे। कभी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जो है वो इसी लबो लहजे में बात कर लिया करती थी। लेकिन हम अपनी तारीख के उस मोड़ पे आन पहुँचे हैं जहाँ हमारे जो सियासी, हमारी क़यादत है, जो हमारा सियासी कारकुन है, उन्हें इस बात को समझना है कि हमारा एक दूसरे से सियासी इख्तिलाफ हो सकता है, इस मुल्क की किस्मत पे इख्तिलाफ नहीं। इस मुल्क की किस्मत एक तरक्की याफ्ता मुल्क बनना है, जिसका कोई ताल्लुक मेरी और आपकी ज़ात से या हमारे रहनुमाओं की ज़ात से नहीं है। As a nation we have a destiny. As a nation we have a tryst with history, and it is to regain, it is to attain our rightful space among the community of nations, both economically as well as politically. सर 99 तक तो चले ये धींगा मुश्ती इनकी चलती रही। उसके बाद जो हमने एक पोस्ट 2001 वर्ल्ड देखी और हमने एक अमेरिकन वॉर के अंदर जंप कर दिया, जिसको हमने अपनी वॉर बाद में कह दिया, क्या ये एक सही फैसला था या उस वक्त ये इनएविटेबल था कि हम वी वर हैविंग नो अदर चॉइस? जो कुछ हम 79 से करते चले आ रहे थे, मैं ये जानने से यानी कासिर हूँ कि परवेज़ मुशर्रफ साहब के पास सितंबर 11 के बाद 7 अक्टूबर को हमला हुआ ना अफ़गानिस्तान पे, एक करारदाद सिक्योरिटी काउंसिल की 13 तारीख को आई है, एक 27 तारीख को आई है, 27 सितंबर को आई है। तो परवेज़ मुशर्रफ के पास क्या रास्ता था? ये बाहर बैठ के जो है ना वो नारे लगाना बहुत आसान होता है, या ये कहना कि परवेज़ मुशर्रफ ने ये कर दिया, वो कर दिया। जैसे हमारे कुछ भाई अयूब खान साहब के बारे में कहते हैं कि 3 दरिया भेज दिए। भाई जो अयूब खान की गलतियाँ उन पर बात करो। अगर हम लो रिपेरियन में बैठे हैं तो हाउ कैन वी डिक्टेट द अपर रिपेरियन? जहाँ से दरिया निकलता है उसको हम डिक्टेट कैसे कर सकते हैं? यार आप क्या बात कर रहे हो? जो उसने नहीं किया वो उसके सर पे क्यों लगाते हो? और उसने जो दरिया दिए हैं वो वहाँ उस इलाके में दिए हैं, उस खित्ते में दिए हैं। आप वहाँ पे डैम, आप मुझे बता दीजिए, शकरगढ़ से शुरू करके आप चले जाएँ ना सतलुज तक, नीचे तक चले जाएँ, मुझे बताएं कोई जगह है जहाँ डैम बन सकते? नहीं बन सकता सर। पता नहीं किस दुनिया में रहते हैं। यही मामला परवेज़ मुशर्रफ की के जो जुराइम हैं उनका जिक्र कीजिए अगर आप पे हौसला है। ये जो बातें उस बेचारे ने नहीं की, ये उस पर ना लगाएं। 9/11 was the inevitable outcome of what was going on in the region well prior to that. दुनिया भर के दहशतगर्द हमने यहाँ जमा किए हुए थे, उन्हें हमने सेफ हेवन दे रखे थे। I don't want to comment on the current state of affairs, but having said this, I believe परवेज़ मुशर्रफ ने पाकिस्तान के बेहतरीन मुफाद में
वो फैसला किया। तो सर उसके बाद जब मुशर्रफ साहब की हुकूमत के बाद चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी भी हो चुका था, तो मामला तो फिर वैसे ही चलते रहे आगे इन पॉलिटिकल पार्टीज़ के? नहीं, वो अगर मामला ऐसे ही चल रहे होते तो हमारे जो मौजूदा वज़ीर आज़म हैं मोहतरम इमरान खान साहब, वो जब ये कहते हैं कि 2008 से 2018 का जो 10 बरस थे वो बहुत तारीक है थे, तो ये स्टेटमेंट इन इटसेल्फ मुझे और आपको ये बताने के लिए काफ़ी है कि 2008 से 2018 तक जो कुछ हो रहा था वो किसी को नापसंद था। अब आप मुझे मजबूर ना कीजिए या मुझे फोर्स ना कीजिए कि मैं शुरू कर दूं 2008 के भूरबन 9 मार्च से लेके किस तरह से डे इन एंड डे आउट एवरी डे देयर वाज अ क्राइसिस, एवरी डे देयर वाज एन इमरजेंसी, every day there was extraordinary situation which the political governments had to face, and more often than not political governments knew exactly the architects of those crises. Having said this, we arrived on 25th of July 2018, जिसे हमारे कुछ भाई कहते हैं कि it was the beginning of a new era. Many of us would say it was a continuation of what was going on earlier on. So इसलिए जो है वो ऐसे नहीं है कि जो 88 से 99 तक हुआ 8 से 18 तक भी वही हो रहा था, नहीं, उसमें बड़े उसमें क्वालिटेटिव डिफरेंसेस हैं। कौमें इवॉल्व करती हैं, कौमें स्टैग्नेंट नहीं होती और वो सीखती हैं अपने तजुर्बों से। सियासी क़यादत भी सीखती है और सियासी क़यादत जो है वो हमारी, लेट्स नॉट फॉरगेट कि हमने जो है वो एक बहुत वीक पॉलिटिकल ट्रेडिशन से आगाज़ किया था इस मुल्क का। हमने 1947 में इस मुल्क में एक बहुत कमज़ोर सियासी रवायत से आगे लेके चले थे। Let's not mention father of the nation Muhammad Ali Jinnah and half a dozen of his companions, लेकिन taken together जिस खित्ते में ये मगरबी पाकिस्तान बना था इसकी पॉलिटिकल ट्रेडिशन कमज़ोर थी। हम वहाँ से चलते हुए वहाँ तक आए हैं जहाँ जो ब्राइट पॉइंट्स हैं अगर मैंने पॉइंट आउट किए तो फिर लगेगा कि हमारी बात जो है वो नॉन पार्टीज़न नहीं रही। बिल्कुल ठीक। तो क्या देखते हैं सर आप आगे मुस्तकबिल में कुछ बेहतरी की हमें कुछ उम्मीद रखनी चाहिए, कुछ बेहतरी की गुंजाइश है सर? We have certain bottlenecks or some of those are constitutional and political, but mostly I would say economic and social. हमारे जो 3 मेजर इश्यूज हैं वो हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ है, इट नीड्स वेरी सीरियस अटेंशन। हम इस ग्रोथ रेट के साथ इक्तिसादी चैलेंज नहीं लेके चल सकते। 1, 2 आवर इलिटरेसी एज वेल एज द क्वालिटी ऑफ आवर एजुकेशन, दोनों हमारे लिए बहुत डेंजरस है। वी कैन नॉट कैरी द सेकंड लार्जेस्ट इलिटरेट population on earth, next only to India, and और जो इंडिया की आबादी वो 1.25 अरब है। और जो हमारी क्वालिटी, जब मैंने इलिटरेसी का साथ ही मैंने कहा था क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, तो वो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन तो हमारी नहीं है। 2 हो गया। तीसरी बात यह है कि हमारी जो इक्तिसादियात है उसे हमने जो है वो एक्सप्लॉयटेटिव कार्टल्स को सरेंडर कर दिया है। ज़राई मुल्क है, मुझे आपको किसी एक फसल का नाम लेकर बताइए जिसमें पर एकड़ यील्ड हमारी कंपेटिटिव हो। नहीं सर। गन्ना है, कपास है, चावल है, गंदम है, किसी में तो हो? किसी में भी नहीं है सर। ठीक है ना मेरे बाबू, ये एक बात होगी। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हमारा जो है वो 17 से 18% है टोटल हमारी इकॉनमी में। उसके बाद हम जो है वो निसाबी बयान देते हैं कि हम कर्जा नहीं मांगते, हम ट्रेड करना चाहते हैं। और बेचोगे क्या? और बनाते क्या हो? क्या बेचोगे? तकियों के गुलाफ?
बिस्तरों की चादरें, क्या बात कर रहे हो यार, वे कुछ बनाओगे तो बेचोगे ना। बिल्कुल ठीक सर। वीक मैन्युफैक्चरिंग बेस, ये हमारा इशू है। पॉपुलेशन मैंने अर्ज़ की, मैंने तालीम अर्ज़ की, मैंने ये की, और चौथा जो बहुत अहम इशू है, वी कैन नॉट कंटिन्यू with half the population of the country paralyzed as women। ये फैसले जो है ये किसी मौलाना साहब ने नहीं करना, ये पॉलिटिकल लीडरशिप को सोचना पड़ेगा कि क्या हम अपनी जो मुनफित बख्श पैदावारी फोर्स है, वर्क फोर्स है, उसमें से आधी आबादी को बाहर बैठा सकते हैं। दुनिया के किस मुल्क में जो है वो सेंसस में लिखा जाता है कि ये औरत, ये हाउस होल्ड वाइफ है। ये हाउस होल्ड क्या होता है? आई वुड प्रेफर माई पेन होल्डर फॉर दैट। ये इसके साथ हम नहीं चल सकते। हम किस दुनिया में रह रहे हैं? आधी आबादी टोटल इलिटरेट है, आधी आबादी को जेंडर के नाम पे पैरालाइज कर रखा है, और बाकियों को हमने नफरत अंगेज हेट स्पीच के सपुर्द कर रखा है। We have virtually destroyed our bureaucracy। जो मैं कह रहा था ना कि I have every belief in the competence of our bureaucracy, उस वक्त मैं ये नहीं कह रहा था कि जब पॉलिटिकल ऑर्डर आते हैं तो उसको तो हमारी ब्यूरोक्रेसी को क्या करना पड़ता है। They have no choice, they get compromised। Our police officers, I have no doubt concerning their competence as good officers। Most of them are actually wonderfully honest officers, but we have destroyed them। कैसे चलेंगे बाबूजी? सर मेरा ख्याल है कि अगला एक पूरा आपका टाइम जो है ना डिबेट रखूंगा इकोनॉमिक चैलेंजेस पे और पाकिस्तान, ताकि इस पे खुल के ज़रा आपकी कुछ राय ओपिनियन ले ली जाए। श्योर। मेरे से बेहतर बात करने वाले अहबाब भी मौजूद हैं इस मौजू पे, जो दो चार मोटी बातें मैं जानता हूँ, मैं भी आपसे अर्ज़ करूँ। नहीं सर, उसमें ज़रा आपकी राय हम ले लेंगे, बाकी भी मुझे रहेंगे। एज यू विश। तो सर थैंक यू वेरी मच आज के लिए, आपने जो है आई एम ऑनर्ड। तो इसी सिलसिले आई होप आई हैवंट डिसअपॉइंटेड your viewers or listeners। No, sir. It was a wonderful session, sir. Thank you. Thankful, grateful. I'm thankful।